दोस्तों नमस्कार। 3 तारीख को केजरीवाल साहब को ईडी के सामने उपस्थित होना था। जैसा मैंने अपने पुराने वीडियो में कहा था कि केजरीवाल साहब ईडी के सामने नहीं जाएंगे और क्या कारण है नहीं जाएंगे वो भी मैंने अपने वीडियो में विस्तार से चर्चा करी थी। आप मेरे 23 दिसंबर के वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी जो 3 तारीख को केजरीवाल साहब ने चिट्ठी लिखी है उसमें कई रहस्य छुपे हुए हैं। आज हम उसकी चर्चा करेंगे, चिट्ठी को समझेंगे कि यह चिट्ठी क्यों लिखी गई और इसमें जो रहस्य हैं वो क्या हैं और केजरीवाल साहब के दिमाग में क्या चल रहा है। दोस्तों, ये चिट्ठी लिखी गई 3 जनवरी 2024 को और ये चिट्ठी लिखी गई उनके अपने कैंप ऑफिस से। अगर आप चिट्ठी की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो ये बात बहुत क्लियर है कि यह चिट्ठी केजरीवाल साहब ने ड्राफ्ट नहीं करी है, यह ड्राफ्ट करी है उनकी लीगल टीम ने। क्योंकि कहीं पे भी केजरीवाल साहब जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो उसमें नहीं है और पूर्ण रूप से ये बहुत ही केयरफुली ड्राफ्टेड चिट्ठी है और ये बताने के लिए और ये बार बार जताने के लिए कि ताकि कोर्ट में ईडी अगर जाए और ये कहे कि साहब ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कानून का साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये चिट्ठी दिखा के वो कह सके देखिए हम तो हमेशा से कानून की रिस्पेक्ट करते रहे हैं, कानून का हमेशा ध्यान रखा है, हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, लेकिन ईडी ही हमारे साथ अन्याय कर रही है। ये पूरी चिट्ठी की लैंग्वेज इस तरह से ड्राफ्ट की गई है। आइए हम चिट्ठी को जरा विस्तार से समझते हैं और बताएंगे कि आपको किस तरह से इसमें कुछ रहस्य छुपे हुए हैं जो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। यह चिट्ठी लिखी गई है श्री जोगेंद्र जी के नाम, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ईडी के। और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसमें कुछ शब्दों का इस्तेमाल है जो बहुत क्लियरली बताता है कि केजरीवाल साहब ने सोच लिया है कि मैं ईडी के सामने नहीं जाऊंगा और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कोर्ट को यह बताने के लिए कि देखिए मेरे साथ जानबूझ के ईडी अन्याय कर रहा है। चिट्ठी में इन्होंने क्या लिखा है? योर समन डेटेड 22/12, जो 22/12 को समन इशू किया गया था कि जैसे ही आप विपासना से वापस आए 3 तारीख को उपस्थित हों, उस समन में यह कहा गया था फॉर माई पर्पज अपीयरेंस इन पर्सन ऑन 3 जनवरी 2024। इन पर्सन अपीयरेंस, ये इन पर्सन अपीयरेंस का मुद्दा क्यों उठाया केजरीवाल ने, इसको भी पहले हम समझ लेते हैं। दोस्तों, ये जो चिट्ठी है, समन जो इशू किया गया ईडी के द्वारा केजरीवाल के लिए, वो किया गया पीएमएलए एक्ट का जो सेक्शन 50(3) ब्रैकेट में 3, इसके तहत। अब उसकी उस खास सेक्शन की लैंग्वेज को हम समझते हैं और फिर बोलते हैं कि क्या केजरीवाल साहब ये चाहते हैं कि कानून उनके हिसाब से ड्राफ्ट हो, ईडी उनके हिसाब से काम करे, ना कि कानून के हिसाब से। फर्क क्या है, इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑल द पर्सन सो समन्ड शैल बी बाउंड टू अटेंड इन पर्सन और थ्रू ऑथराइज्ड एजेंट्स एज सच ऑफिसर्स मे डायरेक्ट। अब सवाल यह है कि केजरीवाल साहब का यह कहना है कि आप मुझे इन पर्सन क्यों बुला रहे हैं, जबकि एक प्रोविजन यह है कि थ्रू ऑथराइज्ड एजेंट। वो अपने वकील को भी भेज सकते हैं, किसी दोस्त को भी भेज सकते हैं, किसी रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हैं, लेकिन ये डिस्क्रिशन है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का, ये एक्यूज या सस्पेक्ट का नहीं है। तो यहां पे जब ईडी ने चिट्ठी लिखी है केजरीवाल को कि आपको इन पर्सन आना है, केजरीवाल साहब को इस पे ऐतराज है कि आपने थ्रू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का ऑप्शन मुझको क्यों नहीं दिया। और यही जो चिंता है केजरीवाल को खाए जा रही है कि मेरे खिलाफ ईडी कोई बड़ा प्लान कर रही है, और यही कारण है कि वो बार बार ईडी जाने से बच रहे हैं। और ईडी को भी पता है कि जो जानकारी केजरीवाल के पास है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव के पास नहीं होगी। उदाहरण के लिए कि क्या आप मीटिंग में थे, अब रिप्रेजेंटेटिव कहेगा सर मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ के बताऊंगा, तो उस पूरी सुनवाई का कोई मतलब नहीं रहता, पहली बात। दूसरी बात,
केजरीवाल साहब अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज के शायद ये चेक करना चाहते हैं कि केजरीवाल जो ईडी है उनके पास कौन कौन से सवाल या साक्ष्य या एविडेंस मेरे खिलाफ है, ताकि वो अपने वकीलों के साथ चर्चा करके फिर डिसाइड कर सके। तीसरा मुद्दा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर केजरीवाल को ये लगता है कि ईडी के पास ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण वो अरेस्ट हो सकते हैं, तो केजरीवाल के वकील तुरंत कोर्ट जाएंगे इस आधार पे कि साहब इनको आप एंटीसिपेटरी बेल दे दे, मतलब केजरीवाल साहब जेल ना जाएं, उनको बेल मिल जाए और वो फिर अपने पॉलिटिकल एक्टिविटी में और जो वो जेल के बाहर बैठ के करना चाहते हैं वो करते रहें। पूरा जो एजेंडा है केजरीवाल के लॉयर्स का वो ये है कि किसी तरह से हमें एंटीसिपेटरी बेल लेने का मौका मिल जाए, क्योंकि अगर केजरीवाल बगैर किसी एक्विजिशन के या बगैर किसी एलिगेशंस के कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट कहेगा आपको एंटीसिपेटरी बेल क्यों चाहिए, ना तो आप एक्यूज्ड हैं, ना आपके खिलाफ कोई वारंट है, आपको क्यों बेल चाहिए, आपको तो सिर्फ इंक्वायरी के लिए बुलाया, आप जाइए और कोऑपरेट करिए। इसीलिए केजरीवाल कोर्ट नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर कोर्ट ने कह दिया कि गो एंड कोऑपरेट, जाइए और ईडी के सामने पेश होइए और जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोऑपरेट करिए, तो केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। और फिर अगर केजरीवाल ईडी नहीं जाते हैं तो जनता में उनकी इज्जत की फजीयत हो जाएगी कि ये लोग कोर्ट की बात भी नहीं मानते हैं और ये कहते हैं कि हम न्याय मतलब कानूनों को मानते हैं, अदालतों को मानते हैं। तो केजरीवाल जानबूझ के कोर्ट पहला कदम नहीं उठाना चाहते, वो कहीं ना कहीं पहले ईडी को ये उकसाना चाहते हैं कह के कि कुछ तो पता लगे कि वो मुझे अरेस्ट करेंगे और उस एविडेंस के बेस पे वो एंटीसिपेटरी बेल ले लें और ताकि बाहर बैठ के वो अपना बाकी काम करते रहें। ये है पूरा एक्शन प्लान जो उनके दिमाग में है। इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि आप मुझे कारण तो बताओ, कारण तो बताओ, और जैसे ही कारण बताया जाएगा नेक्स्ट स्टेप होगा एंटीसिपेटरी बेल, मतलब आप केजरीवाल को अरेस्ट नहीं कर सकते। और ईडी चाहती है कि उनको डिटेन करके बाकी जो एविडेंसेस उनके पास हैं, जो अप्रूवर्स हैं, जो बाकी एक्यूज्ड हैं, मनीष सिसोदिया हैं, संजय सिंह हैं, बाकी जो उनके चट्टे बट्टे हैं, उनके सामने उनको रखा जाए, व्यापारियों के सामने रखा जाए और सच उगलवाया जाए। तो ये खेल चल रहा है केजरीवाल के दिमाग में और इसीलिए ये पूरी रणनीति बनाई जा रही है। केजरीवाल का कहना बहुत क्लियर है कि इट इज a matter of concern that despite my comprehensive response bringing to your notice critical dimensions and legal objections involving issuing summons to me to appear in person in your purported exercise of power under Section 50 of PMLA Act, you have chosen not to respond. जो मैंने कहा केजरीवाल के दिमाग में यही चल रहा है कि वो कहते हैं इन पर्सन क्यों, आप मुझे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। और कानून कहता है कि ये ईडी डिसाइड करेगा कि आपको इन पर्सन आना है या आपके रिप्रेजेंटेटिव को हम ऑथराइज करें। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी होगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो एजेंडा है इस पूरे प्रोसेस में, वो ये है कि आई एम सरप्राइज्ड, पॉइंट नंबर 2 में जो उन्होंने कहा है, आई एम सरप्राइज्ड दैट यू हैव वंस अगेन सेंट आइडेंटिकली वर्डेड समन इन द सेम फॉर्मेट एज बिफोर विदाउट गिविंग एनी रेस्पॉन्स टू माई अर्लियर रिप्लाईज। ये भी वही बात है जो मैं आपसे कह रहा था। ईडी ने अपने लीगली वर्डेड लेटर समन को भेजा है, वो ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि आपको हम किस हैसियत से बुला रहे हैं, और केजरीवाल साहब बार बार ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप बताओ तो सही मुझे किस हैसियत से बुला रहे हैं। अगर वो सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए बुला रहे हैं तो इसमें कोई नॉन बेलेबल, इसमें कोई आपको एंटीसिपेटरी बेल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी विटनेस या एक्यूज या किसी और रूप में बुला रहे हैं जहां पे अरेस्ट होने की संभावना है, तो केजरीवाल के वकील पहला काम करेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करेंगे। इसीलिए वो बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 में उन्होंने कहा है, योर साइलेंस ऑन द एफोर्सेड क्रिटिकल एस्पेक्ट्स लीड्स me to infer that you are maintaining unwarranted secrecy and are being opaque and arbitrary in present matter. तो केजरीवाल साहब बार बार ये एक्यूजेशन लगा रहे हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे कि आप सीक्रेसी क्यों मेंटेन कर रहे हैं। और फैक्ट ये है कि सीक्रेसी को लेकर कोर्ट्स ने भी कहा है कि ऐसे बहुत सारे सेंसिटिव मुद्दे हैं और भी एक्यूज्ड हैं और भी एविडेंसेस हैं, हम उसको जनता के सामने अभी नहीं रख सकते। और मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि ईडी के पास
बहुत सारे एविडेंसेस हैं, लेकिन वो जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा इंस्टॉलमेंट में वो एविडेंस कोर्ट्स को देंगे, वो एक साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका पूरा गेम प्लान, उनके जितने भी साक्ष्य हैं वो एक्सपोज हो जाएं। और अभी केजरीवाल साहब सत्ता में हैं और जेल से बाहर हैं, इनके पास पूरी क्षमता है उन एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की, उन लोगों को मैनिपुलेट करने की, उन डॉक्यूमेंट्स को गायब करवाने की। तो ईडी नहीं चाहेगा कि वो डिस्क्लोज करें कि उनका अगला कदम और अगले जो एविडेंसेस हैं वो क्या होंगे। तो ये जो खेल चल रहा है इसमें कोर्ट्स को भी बड़ी सावधानी समझनी पड़ेगी और ईडी को ये इंसिस्ट ना किया जाए कि आप सारे एविडेंसेस एक साथ डिस्क्लोज कर दें। अब ये कोर्ट्स के ऊपर है कि वो क्या रुख अपनाते हैं। अब अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए, ताकि कोर्ट से एडवर्स कमेंट नहीं आ जाए, तो पैराग्राफ 4 में केजरीवाल साहब लिखते हैं, इन माई अर्लियर रिस्पॉन्सेज एंड नाउ अगेन आई रिटरेट माई फर्म कमिटमेंट टू द रूल ऑफ लॉ एंड माई unflinching undertaking to render any cooperation or assistance in any inquiry or investigation that may be as per law fair, just and expedient. मैं हमेशा कानून के साथ हूं, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहा हूं, प्रोवाइडेड वो सही हो और ईमानदारी से की जा रही हो। तो ये अपनी तरफ से पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोर्ट में अगर ईडी ये कहे कि ही इज नॉट कोऑपरेटिंग, तो ये जाके कह सकें कि देखिए साहब, हम तो हमेशा कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं। However, as stated above, your silence confirms your apprehension about certain vested interest and extraneous as well as malafide consideration prevailing over any objective, rational, fair, impartial inquiry or investigation. ये टिपिकल लीगल लैंग्वेज है, इसमें केजरीवाल साहब का दिमाग नहीं चला है, उनके लॉयर्स का दिमाग चला है। और यहाँ पे इस बात को समझना होगा कि अगर वो बार बार ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि ईडी डिस्क्लोज करे उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है, इसका पर्पस यही है कि जैसे ही वो डिस्क्लोज करेंगे, इनकी लीगल टीम अगला कदम उठाएगी और कोर्ट पहुंचेगी, किसी ना किसी तरह इनके ऊपर जेल से जाने का रास्ता बंद हो और एंटीसिपेटरी बेल ली जाए, या किसी और कारण से इसको डाइवर्ट किया जाए ईडी से कोर्ट मैटर्स में, और फिर वो कोर्ट मैटर्स कई साल खींचेंगे। यही पूरा का पूरा एजेंडा है केजरीवाल और उनकी लीगल टीम का। पॉइंट नंबर 5 पे वो लिखते हैं, आई एम इन नो ऑफ सेवरल केसेस वेयर डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट गिवन अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड और रिस्पॉन्स टू एनी क्वेरी रेज्ड और एप्रीहेंशन नर्स्ड बाय ए पर्सन who may have been issued summons under section 50 PMLA, but in my case you have refused to even acknowledge the receipt of detailed submission made in response to the summons issued to me. वो कहते हैं जब बाकियों के साथ आपने नरमी बरती है, बाकियों को आपने डिटेल्स बताई हैं, तो मुझे क्यों नहीं। दोस्तों, इस बात को समझना होगा कि हर केस अपने आप में अलग होता है। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें जो आदमी है, जैसे मान लीजिए एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन है, वो पावर में नहीं है, ही कैन नॉट इन्फ्लुएंस, वो अपने गवाहों को और डॉक्यूमेंट्स को और अथॉरिटीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। लेकिन केजरीवाल पावरफुल सीट पे है एज ए चीफ मिनिस्टर, इनकी स्थितियां दूसरों से अलग है। तो केजरीवाल साहब अगर अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये एक प्रेशर टेक्निक है। उनको ये समझना होगा कि आप जिस पोजीशन पे हैं और जो पावर्स आपके पास हैं वो बाकी लोगों के पास नहीं होती हैं। जिस तरह के रिसोर्सेज आपके पास है बाकियों के पास नहीं, जिस तरह का मैनिपुलेशन अभी तक आप लोगों ने किया है शायद बाकियों ने नहीं किया होगा। उनके एविडेंसेस बहुत सिंपल होंगे। यहाँ तो अभी मनी ट्रेल स्टैब्लिश होना है, पार्टी के रोल्स स्टैब्लिश होने हैं, अभी तो कई और नए खिलाड़ी सामने आएंगे। लेकिन पहले केजरीवाल से पूछना होगा कि उनकी इस पूरे में भूमिका क्या थी, ताकि अगली कड़ी को जोड़ा जा सके। तो ये बात बहुत क्लियर है, लेकिन केजरीवाल साहब के वकीलों का बार बार ये दलील देना और ये पूरा आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे हैं कोर्ट के लिए, इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। ये कहेंगे कि देखिए कोर्ट में जाके कि हमने इनसे डिटेल मांगी थी, इन्होंने बाकियों को भी दी, लेकिन ये हमें नहीं दे रहे हैं। और फिर अगर जज ये कह दे कि आप दीजिए, तो उनके वकीलों का काम हो गया। फिर वो अगला कदम जो ईडी की डॉक्यूमेंट्स आएंगे उसके बेस पे फिर वो एंटीसिपेटरी बेल और बाकी कोर्ट मैटर में इसको खींचेंगे, ताकि ये केजरीवाल जेल से बाहर रहें और मैटर कई सालों तक खींचता रहे और पूरा मुद्दा जो इनका पॉलिटिकल कैरियर है उस पे दाग ना लगे। तो ये पूरा रणनीति के तहत ये पूरी चिट्ठी लिखी गई है। पॉइंट नंबर 6 पे बताया गया है, एज ए प्रीमियर इन्वेस्टिगेट एजेंसी ऑफ द कंट्री, नॉन डिस्क्लोजर एंड नॉन रिस्पॉन्स अप्रोच अडॉप्टेड बाय यू कैन नॉट सस्टेन द टेस्ट ऑफ लॉ, इक्विटी एंड जस्टिस।
नॉन डिस्क्लोजर एंड नॉन रिस्पॉन्स, अगेन ये प्रेशर डाला जा रहा है इसी पे कि आप रिस्पॉन्स दीजिए, और ईडी कहती है आप पहले आके मिलिए, फिर हम आपको आमने सामने बैठ के बताएंगे कि हमारे पास क्या है। पूरा खेल इसी बात का है कि ईडी के पास से पता लगाया जाए कि उनके पास हमारे खिलाफ क्या एविडेंसेस हैं, ताकि हम तैयारी करके जाएं, और अगर उससे रिलेटेड एविडेंसेस अगर फाइलों में अभी भी हैं तो उनको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, अगर उनके विटनेसेस हैं तो उनको कैसे मैनिपुलेट किया जाए। ये एडवांस में जानना ज़रूरी है केजरीवाल को, नहीं तो अगर वो ईडी की बैठक में जाते हैं और वहां जाके अचानक उनके पास सरप्राइज होता है और वहां अरेस्ट हो जाते हैं, तो फिर ये अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो इनके अपने खास लोग हैं या इनके जो वकील हैं, ये उनको इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएंगे कि आपको अगला खेल क्या करना है। तो ये बहुत ही शातिराना तरीके से चिट्ठी ड्राफ्ट की गई है अपने आप को बचाने के लिए। In these circumstances, I therefore once again urge you to kindly respond to my earlier responses and clarify the position so as to enable me to understand the real intent in order to understand me. इस बात को आप समझिए, इस वर्ड्स को। Real intent, ambit, nature, sweep and scope of purport, inquiry and investigation for which I am being called. कि जब तक आप नहीं बताओगे मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे किस लिए बुलाया जा रहा है। Every time before summons are reaching me, it is already there in media. तो अब ये एलिगेशन ये लगा रहे हैं, ये भूमिका बना रहे हैं ये बताने के लिए कि ईडी जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रही है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सम्मन जब मेरे पास नहीं आता है या मेरे आने से पहले या इमीडिएटली, वो मीडिया में कैसे चला जाता है। केजरीवाल का ये कहना है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है और मुझे बदनाम करने के लिए, क्योंकि कहीं पे भी मेरे को आपने सम्मन दिया और वो सीक्रेट रहा, ऐसा नहीं हुआ है। अब इंटेंशन है केजरीवाल का लंबे समय के लिए बाहर रहने का, उसकी भूमिका उन्होंने बनाने शुरू कर दी। इनका ये कहना है कि पॉइंट नंबर 9 पे, बी दैट एज इट मे, प्लीज नोट दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज सिंस डिसाइडेड टू होल्ड इलेक्शन ऑफ ए काउंसिल ऑफ स्टेट inter alia the NCT Delhi. Nomination start from 3rd January. Voting will take place on 19th and results will be declared. The NCT has allocated 3 seats in Rajya Sabha and terms of office of present incumbent expires on 27th of January. इनका ये कहना है अब राज्यसभा के चुनाव घोषित हो गए, मैं उसमें बिजी हूँ और वो चलेंगे 19 तक। तो इसका मतलब आप 19 तक तो मुझे तंग मत करिए। उसके बाद फिर 26 जनवरी आती है, फिर आप 26 जनवरी तक मुझे तंग मत करिए। तो पूरा जनवरी निकल गया। फिर फरवरी में इनका नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट आएगा, अब बजट का टाइम है, मेरे को बजट राज्य का तैयार करना है, तो फिर आप बजट सेशन निकाल दिए। फिर मार्च आएगा, जब नेशनल इलेक्शंस का डिक्लेरेशन होगा, आचार संहिता लग जाएगी, तो फिर इनका ये कहना होगा अब मैं नेशनल इलेक्शन में बिजी हूँ। तो कुल मिला के हर बार एक एक कदम जोड़ के इनका कुल मिला के कहना ये है कि भाई साहब आप मुझे अरेस्ट मत करिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। और ईडी और सीबीआई की मजबूरी ये है कि उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डंडा है कि 6 से 8 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म करिए। और ये डिसीजन हुआ था 30 अक्टूबर के आसपास, जब मनीष सिसोदिया की बेल की सुनवाई हुई थी। 2 महीने निकल चुके, 4 महीने, मतलब अप्रैल तक इनको अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म करनी है। और अप्रैल होगा पीक मंथ जब नेशनल इलेक्शंस चल रहे होंगे। और अगर नेशनल इलेक्शन में इनको छोड़ दिया गया और बीच में अरेस्ट किया जाता है तो हंगामा होगा पॉलिटिकली। ईडी चाहती है कि ये काम इलेक्शन शुरू होने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले हो जाए। केजरीवाल साहब का पूरा प्रयास है कि वो आचार संहिता लगने तक कहीं ना कहीं अपने आप को टालते रहें, क्योंकि इनके पास फिर एक और आर्ग्यूमेंट होगा, बीइंग ए डेमोक्रेटिक पार्टी मीन्स एज ए पॉलिटिकल पार्टी हु इज पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और ये उसके कन्वीनर हैं, उसके ओवरऑल करता धरता है। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर इलेक्टेड पार्टी जो होती है या पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसमें चुनाव प्रचार करने का एक अधिकार जो होता है वो फंडामेंटल राइट के मुकाबले माना जाता है। तो फिर इनका आर्ग्यूमेंट ये होगा कि हमें प्रचार नहीं करने दिया जा रहा, एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारा फंडामेंटल राइट एनक्रोच हो रहा है। और फिर ये कोर्ट जाके कहेंगे कि हमें आप चुनाव तक बाहर रहने दीजिए। और ये सब करते करते अगले 6 महीने निकल जाएंगे। और फिर मीनवाइल यही वकील वापस जाके मनीष सिसोदिया की बेल की बात करेंगे कि अब आप इनको
छोड़ दीजिए, क्योंकि सीबीआई और ईडी ने कोई प्रोग्रेस नहीं करी है इन्वेस्टिगेशन में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मजबूरी ये होगी कि एक तरफ ईडी सीबीआई कहेंगे कि साहब केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहा, फिर ये कहेंगे साहब हम इसलिए कोऑपरेट नहीं कर रहे, ये हमें एविडेंस नहीं दे रहे, और फिर दूसरी तरफ से केस ये फाइल होगा कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को बेल दे दी जाए, क्योंकि अभी तक सीबीआई और इन्वेस्टिगेशन अपनी चार्जशीट और इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर पाई। तो बड़ा विचित्र और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अब ये देखना है कि भारत के न्यायालय इस तरह जो आदमी कानूनों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, कोऑपरेट नहीं करता, पावरफुल इंसान हो, क्या वो इस तरह से न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर सकता है? इस पे क्या सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन लगाएगा कि ईडी के कितने समन, किस तरह की बातें, क्यों उनको आना जरूरी है? क्या इस तरह के खेल चलते रहेंगे? क्योंकि अगर केजरीवाल का जो अप्रोच है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है और ये ईडी की गिरफ्त से बाहर रहते हैं, एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं और किसी ना किसी रूप में ये इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करते और जजेस भी जो बाकी एक्यूज्ड है उनको बेल दे देते हैं, मान लीजिए, तो ये एक नया प्रेसिडेंस खड़ा हो जाएगा हिंदुस्तान में। जो लड़ाई है करप्शन के खिलाफ, जो ईडी की ताकत है, वो काफी हद तक, जिसको आप ये कह सकते हैं, नगण्य हो जाएगी। इस बात को हमें समझना होगा और उम्मीद है कि इस चिट्ठी को जब आप समझेंगे डिटेल में तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट समझ में आएगा। उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।